इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हेडिंग डालिए रजिस्टर में। इसमें सबसे पहला टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन के बराबर होता है, पर वर्क किस काम में करना है, कहाँ पे वर्क लगाना है, तो वो देखते हैं। इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज छोटा सा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो और पॉजिटिव होता है। तो इस छोटे से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें मूव करना है, कहाँ से और कहाँ तक ले जाना है, ये और देख लेते हैं। फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू फाइनाइट डिस्टेंस। बहुत दूर से लाना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर आना है, पास में लेकर आना है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। और ये डिस्टेंस हम नाप कहाँ से रहे हैं, ये डिस्टेंस हम नाप रहे हैं, एक सोर्स चार्ज है, एक पहले से चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज से हम डिस्टेंस नाप रहे हैं। यानी एक चार्ज पहले से रखा हुआ है, सोर्स चार्ज, और उस चार्ज के हिसाब से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे हम लेकर आएंगे पहले वाले सोर्स चार्ज के पास में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमें पहले कूलम्स लॉ को एक बार दोबारा से देखना होगा। कूलम्स लॉ बताता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यानी एक चार्ज रखा हुआ है Q, देखते हैं, ये एक चार्ज आ गया Q। अब दूसरा चार्ज बनाते हैं Q नॉट, ये Q नॉट चार्ज रखा है और इसकी डिस्टेंस x है, किसी भी समय इसकी डिस्टेंस x है सोर्स चार्ज से। अब एक पॉइंट बहुत दूर है इनफाइनाइट पे, उस पॉइंट से हमें इस चार्ज को लेकर आना है। यानी एक इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लिया और इस चार्ज को हमें लेकर कहाँ पे आना है, इसको लेकर आना है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, नियर बाय पॉइंट पे लेकर आना है, जिसका डिस्टेंस है r के बराबर, x इज इक्वल टू r के बराबर। तो जितना वर्क हमें एक पॉइंट चार्ज को लाने में करना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मींस क्यू नॉट चार्ज को हमें इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर आना है। अब क्यू नॉट चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव भी लगाते हैं, अट्रैक्टिव भी लगाते हैं। तो क्यू नॉट चार्ज पे इस समय रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की डायरेक्शन राइट को है, जो हमने एरो से दिखाई है, फोर्स बाय चार्ज क्यू। इस फोर्स को बैलेंस करते हुए हमें अपनी फोर्स लगानी है, एक्सटर्नल एजेंसी को अपनी फोर्स लगानी है, जिससे कि ये चार्ज को हम लेफ्ट को ला सकें और सोर्स चार्ज के पास में ला सके, इनफाइनाइट से इसको पास में ला सकें। तो अब देखते हैं वो फोर्स कितनी होगी। वो फोर्स उतनी ही होगी जितनी की कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से आ रही है। तो हम भी उतनी फोर्स लगाएंगे, मींस एक्सटर्नल एजेंसी को उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो भी लेफ्ट साइड की तरफ, यानी सोर्स चार्ज के डायरेक्शन में, तभी वो उसे पास ला। अब हम एक छोटा सा डिस्टेंस एज्यूम करते हैं dx। हम जब इस छोटे से टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाते हैं तो एज्यूम करते हैं छोटा सा डिस्टेंस dx मूव कर रहा है। उस dx डिस्टेंस मूव करवाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो भी स्मॉल वर्क होगा, बहुत छोटा सा वर्क होगा, उसको हम dw से शो करेंगे। तो स्मॉल वर्क इज इक्वल टू dw। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वेक्टर फॉर्म में कहें तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसी तरीके से स्मॉल वर्क के लिए dW इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ गया तो इसको हम ओपन करेंगे। dW इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। ये कॉस 180 क्यों आया, 180 किसके बीच का एंगल है, 180 एंगल है f और dx के बीच में। f तो लग रहा है लेफ्ट साइड में और dx लग रहा है राइट साइड में। dx को हमेशा हम राइट साइड में लेते हैं, पॉजिटिव साइड में,
और फोर्स हम लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमने 180 डिग्री लिया है। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर्स में। cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, इस वजह से dw आ गया -f/dx। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें सारे स्मॉल वर्क को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट द स्मॉल वर्क डन। तो हमें dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इससे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा w। अब इंटीग्रेशन के साइन के अंदर dw का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, जो कि -f/dx आ गया है। लिमिट रखेंगे, x की लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी से r तक। x कहाँ से आ रहा है? बहुत दूर डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं x को, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं? r तक। तो x की लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू r। f का फॉर्मूला रख लेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है 1/4πε0 q नॉट अपॉन x²। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का मेथड यूज होगा 1/4πε0 q और q नॉट। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के साइन से। अंदर रह जाएगा सिर्फ 1/x², जिसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो -1/x आता है। -1/x के बाद हम लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r। ब्रैकेट के अंदर जो माइनस साइन आ रहा है, वो माइनस साइन बाहर वाले माइनस साइन से मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस का रोल खत्म हो जाएगा यहाँ से। 1/x में जब लिमिट लगाएंगे तो 1/r -1/∞ हो जाएगा। 1/∞ 0 होता है, तो ये बन जाएगा 1/r। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 q नॉट अपॉन r। ये टोटल वर्क लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर r डिस्टेंस तक लाने में। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को करना पड़ेगा। वर्क करने की जरूरत ही क्यों आई? क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ताकि टेस्ट चार्ज दूर जाए, पास ना आ सके। तो हमें मजबूरन कूलम फोर्स को ओपोज करते हुए अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो छोटा सा चार्ज उसके पास आ सकेगा। तो जितना हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क का हमने फॉर्मूला निकाल लिया 1/4πε0 q नॉट अपॉन r। ये कूलम्स लॉ से अलग है, इसमें r² नहीं आया, इसमें सिर्फ r आया, r की पावर 1 आई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P मतलब जहां पे हम चार्ज को लेकर आए हैं, वो बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r। अब इसमें q नॉट की जगह हमने 1 रख दिया, क्योंकि q नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड इज equal to 1. So we have substituted 1 in place of q naught. तो फाइनल फॉर्मूला बन गया v is equal to 1/4πε0 q upon r। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ये एक चार्ज है -q, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे +q, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a। और अब हम एक्सियल लाइन देखते हैं। एक्सियल लाइन यहाँ पे आ गई है। एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P ले लिया, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये P का डिस्टेंस हम ले रहे हैं R, सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P रखा हुआ है। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। दोनों चार्जेस से अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। 1/4πε0 -q अपॉन r प्लस ए। r प्लस ए आप देख सकते हैं, r डिस्टेंस तो सेंटर तक हो गया, और उसके बाद हाफ डाइपोल a डिस्टेंस आ जाएगा, तो r प्लस ए ले लेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो देख लेते हैं। v2 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस q अपॉन r माइनस ए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया r माइनस ए। यही मेन पार्ट होता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, r प्लस है और r माइनस है। एक्चुअली में सेंटर तक तो डिस्टेंस r है, और प्लस q चार्ज जो है वो पहले ही पड़ता है, सेंटर से भी पहले है।
तो वो ए डिस्टेंस हमें हटाना पड़ेगा, तो आर माइनस ए लेंगे। अब पी पॉइंट पे हम पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, सिंपल एडिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, भूलिए मत ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं लगना, यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाना है, यहाँ पे वेक्टर का रोल नहीं है। और यहाँ पे साइन को रखा जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो हम साइन के साथ दोनों टर्म्स को रख देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/4πε0 और Q, ये सारे टर्म्स कॉमन है, बाहर आ जाएंगे। अब आप अपना सॉल्व करेंगे कॉपीज में तो ये टर्म आ जाएगी, Q इंटू 2a तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में r² माइनस a²। Q इंटू 2a बराबर होता है P के, तो हम वहां लिख लेंगे P/r² माइनस a²। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इसमें फिर वही एक स्पेशल केस आ जाता है जिसमें द पॉइंट P इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द डायपोल, या फिर द डायपोल इज वेरी स्मॉल। तो इन दोनों ही केस में R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A कर देते हैं, तो हमारे डिनोमिनेटर में a² को निगलेक्ट कर देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 P/r², P/r² फॉर्मूला बन गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल का पोटेंशियल निकालना है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इनके बीच का डिस्टेंस 2a, इक्वेटोरियल लाइन बना लेंगे। इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट P हमने मार्क कर लिया जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, और ये r डिस्टेंस दूर है सेंटर से। हमेशा P पॉइंट का डिस्टेंस r ही लेते हैं सेंटर से, एक्सियल हो या फिर इक्वेटोरियल हो। इसमें फिर दोनों चार्जेस से जो सेपरेशन है P पॉइंट का वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे सेपरेशन का, और वो किसके बराबर आता है, √r² प्लस a² के। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज से भी सेम डिस्टेंस है, √r² प्लस a²। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं, V1 इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/√r² प्लस a²। तो देखिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूला में नेगेटिव साइन भी रखा है और √r² प्लस a² भी रखा है। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज से भी फॉर्मूला लगाएंगे, V2 इज इक्वल टू, अब यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए पॉजिटिव, बिल्कुल सही कहा पॉजिटिव, तो बाकी के सारे टर्म सेम है, बस साइन का ही डिफरेंस है। जैसे कि पहले बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे दोनों को हम सिंपल एडिशन से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोई डायरेक्शन का रोल नहीं, कोई एंगल का रोल नहीं है, कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगाना। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 फॉर्मूला रख लेंगे, दोनों फॉर्मूले रख लिए विद साइन। क्योंकि सारे टर्म सेम है इस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 के इक्वल आ जाएंगे। So we can say that the electric potential at an equatorial point of a dipole is equal to 0। ये सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरा इक्वेटोरियल प्लेन के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर हम सपोज करें डायपोल एक्स एक्सिस में रखा हुआ हमारा, -q चार्ज रखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, +q चार्ज रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इक्वेटोरियल प्लेन होगा YZ प्लेन, जहां y एक्सिस और z एक्सिस आ रही है। ये पूरा इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल 0 मिलेगा आपको। y एक्सिस पे, z एक्सिस पे कहीं चले जाओ, YZ प्लेन पे कहीं चले जाओ, पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। मतलब जो भी प्लेन एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर आएगा और मिड पॉइंट से पास होगा, मिडिल पॉइंट से पास होगा, यानी बाइसेक्टर होगा डायपोल का, तो वहां पे पोटेंशियल 0 मिलता है। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बन जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हमने ये पॉइंट चार्ज सिंपल
1 चार्ज का पोटेंशियल निकाला था। अब हम 3 चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे किसी पॉइंट पे। एक चार्ज आ गया Q1, दूसरा एक पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट का नाम रख दिया P और डिस्टेंस इसका हो गया R1। तो पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल आपने सही सोचा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1। एक सेकंड चार्ज ले लेंगे Q2, जिसका डिस्टेंस R2 है P पॉइंट से। इसका पोटेंशियल कितना लगेगा P पॉइंट पे, सिर्फ Q2 चार्ज का, मतलब इंडिविजुअली हम निकाल रहे हैं। सिर्फ Q2 चार्ज का पोटेंशियल देखिए, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R2। याद रखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सिंगल पावर है R की, तो बस R2 आ जाएगा। फिर एक थर्ड चार्ज ले लेंगे Q3, जिसका डिस्टेंस R3 मान लेते हैं P पॉइंट से। इसका पोटेंशियल कितना लगेगा, V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3/R3। ये तीनों पोटेंशियल अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लग रहे हैं P पॉइंट पे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सीधा सीधा डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं आता। तो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों पोटेंशियल हमने ऐड कर दिए। तो our next topic is spherical shell. Electric potential due to uniformly charged thin spherical shell. एक spherical shell का मतलब एक मेटल का स्फीयर हो सकता है, अंदर से हॉलो, उसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ। ये एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर Q चार्ज दिया हुआ। पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये हमने देखा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है स्फेरिकल शेल के ऊपर। इसका रेडियस R है, तो कैपिटल R से हम इसका रेडियस डिनोट करते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल। इस शेल के बाहर एक पॉइंट P है, यानी इस रेडियस से भी बड़ा रेडियस होगा उसका, वहां पे एक गॉसियन सरफेस माना था हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ गॉसियन सरफेस की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट P पे हमें निकालना है, जिसका रेडियस हम इसका डिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे शेल को पॉइंट चार्ज की तरह मानेंगे और इसका फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आया है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज अगर सेंटर पे रखा होता उसकी तरह। दैट मीन्स द स्फेरिकल शेल इज बिहेविंग एज इफ इट इज अ पॉइंट चार्ज, एक छोटे से चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है एक शेल भी, क्योंकि उसका फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। अब पॉइंट P शेल के सरफेस पे ही है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू कैपिटल R लेना पड़ेगा। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप, एक पॉइंट P हमने सरफेस पे ही एज्यूम किया हुआ, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। 1/4πε0 Q/R। नेक्स्ट, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द शेल। जब वो पॉइंट P शेल के अंदर लाई करता है, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस स्मॉल है रेडियस से, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं R इज स्मॉलर देन कैपिटल R। अब कोई बच्चा सोचेगा सर शेल के अंदर तो जीरो होना चाहिए। वो जीरो जो होता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होने की वजह से आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सारे वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते। और गॉस लॉ के हेल्प से हमने फाइंड किया था कि उसके अंदर चार्ज नहीं होता, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाती। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सारे चार्जेस एक दूसरे को सपोर्ट करके पोटेंशियल ऐड करवा देते हैं अपना। तो सबका अपना पोटेंशियल ऐड होके इस
शेल के अंदर वही पोटेंशियल मिलेगा जो कि सरफेस पे मिल रहा है। अब दूसरी बात, कोई बच्चा पूछे कि सर पोटेंशियल सेम क्यों रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन पोटेंशियल के, यानी अगर पोटेंशियल चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी जगह पे तो वहां पे पोटेंशियल चेंज भी नहीं होगा। अंदर हमने अभी निकाला था पिछली क्लास में गॉस लॉ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है शेल के अंदर, तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है, वहां पोटेंशियल भी सेम रहता है। इस वजह से अंदर पोटेंशियल वही रहेगा जो कि सरफेस पे है। V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon कैपिटल R। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे स्फेरिकल शेल के, जिसमें आउटर मोस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है स्मॉल r पे। इस फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा पोटेंशियल। जैसे जैसे P पॉइंट दूर जाएगा V की वैल्यू कम होती जाएगी, बट सरफेस पे और सरफेस के अंदर यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेज में कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि Q भी कांस्टेंट है टोटल चार्ज, और रेडियस भी कांस्टेंट है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो वेरी हो जाए, जो चेंज हो जाए। तो सरफेस पे और इनसाइड पोटेंशियल सेम रहता है, चेंज नहीं होता, बट आउटसाइड द शेल potential keeps on decreasing as the distance is increased।